हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। देखते हैं। जैसे अगर मैं लिखता हूँ कि साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2, तो ये क्या है? ये है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। ये दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये क्या है? दिस इज द एंगल फॉर विच वी आर फाइंडिंग आउट द वैल्यू। अब मैं अगर पूछूं कि वो कौन सा एंगल है जिसके लिए साइन जो है 1/2 होगा, तो आपका आंसर क्या होगा? π/6 30 डिग्री। या फिर कोई आंसर दे सकता है सर ये तो 5π/6 भी हो सकता है, या कोई आंसर देगा कि सर ये 13π/6 भी हो सकता है, एंड सो ऑन। तो मैं बोल सकता हूं कि x के ये सारे वैल्यूज के लिए, x की इन सारी वैल्यूज के लिए हमारा साइन x जो होता है वो 1/2 होता है। अब इस चीज को जो सवाल में पूछा कि x के कौन से वैल्यूज के लिए साइन x का वैल्यू 1/2 होगा, उस चीज को लिखा कैसे जाता है? उस चीज को लिखा जाता है इस तरीके से, साइन इनवर्स ऑफ 1/2। इसको पढ़ा कैसे जाता है? साइन इनवर्स 1/2। और इसी को बोलते हैं इनवर्स फंक्शन। इसको बोलते हैं इनवर्स फंक्शन। और यहाँ पे जो रिजल्ट आती है, ये एक रिजल्ट कोई एंगल एक आएगी। यहाँ पे जो रिजल्ट आएगी वो एक एंगल आएगी। और वो एंगल क्या होगा? एंगल इनमें से कोई भी एंगल्स हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि हम किस रेंज में वो आंसर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे मैंने बताया कि साइन इनवर्स जब मैं बोलता हूँ तो इसके कितने आंसर्स हो सकते हैं? इसके मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं। π/6 भी हो सकता है, 5π/6 भी हो सकता है, 13π/6 भी हो सकता है। वैसे ही कॉस इनवर्स कोई अगर वैल्यू दिया होगा तो उसके भी मल्टीपल एंगल्स हो सकते हैं, आंसर्स। तो इस तरह से तो हम लोग क्या देखें कि इनवर्स फंक्शन में जो आंसर्स आते हैं वो मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं। अब इसको तो फंक्शन बनाना है। अभी देखो, ये जो मैं बता रहा हूँ, अब इसको अगर फंक्शन बनाना होगा तो मैं बोलूँगा कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एज फंक्शंस। अगर इनको फंक्शंस की तरह देखना होगा तो हम लोग को पता है कि फंक्शन में एक इनपुट घुसती है तो एक ही आउटपुट निकलना चाहिए। मल्टीपल आंसर्स का केस फंक्शन में कभी नहीं हो सकता। मतलब मैं अगर आपसे पूछ दूं कि साइन इनवर्स 1/2 क्या होगा, या फिर मैं अगर ऐसा डिक्लेयर कर दूं कि f(x) इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो f(1/2) क्या हो जाएगा? f(1/2) हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2। अब साइन इनवर्स 1/2, तो इसका आंसर भी तो एक ही आंसर आना चाहिए। फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई बोले सर π/6 भी पॉसिबल है, कोई बोले सर 5π/6 भी पॉसिबल है, कोई बोले सर 13π/6 भी पॉसिबल है। तो वो चीज़ कभी नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए एक ही आंसर आना चाहिए, और वो एक आंसर जो होगा इस केस में बता देता हूँ मैं, π/6 होगा। π/6 क्यों होगा? क्योंकि जब डिसाइड हुआ कि भाई इसको फंक्शन ही बनाना है, जब डिसाइड हुआ कि इसको एक फंक्शन ही बनाना है, तो उसके लिए फिर एक रेंज डिटरमाइन हुआ, जिस रेंज के अंदर से ही हमारा आउटपुट निकल सकता है, उस रेंज के बाहर से आउटपुट नहीं निकल सकता। और साइन इनवर्स के लिए जो रेंज डिटरमाइन हुआ, वो रेंज डिटरमाइन हुआ -π/2 से लेके π/2। ये वो रेंज है जिसको हम लोग बोलते हैं कि हमारा जब भी हम साइन इनवर्स x का करेंगे, ठीक है, तो हमारा आंसर इसी के अंदर से होना चाहिए। अब देखो, आप इनमें से ऐसे बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं, लेकिन इस रेंज के अंदर सिर्फ यही चीज़ आती है, -π/2 से लेके π/2। थोड़ा सा अगर आप इमेजिन करो -π/2 से π/2, तो -π/2 से π/2 कुछ ऐसा होता है। यहाँ पे जो एंगल बनती है इसको बोलते हैं -π/2। फिर ये एंगल ऐसे बढ़ते जाती है, बढ़ते जाती है, बढ़ते जाती है। इधर कोई भी एंगल लो इस बीच में, यहाँ पे, ठीक है ना, ऐसा कोई भी एंगल लो आप, ठीक है ना, वो -π/2 से π/2 होगी। और फाइनली यहाँ पे जो एंगल आती है वो आती है π/2। तो -π/2 से π/2 जो एंगल्स हैं, दीज आर एंगल्स ऑफ फोर्थ एंड फर्स्ट quadrants. These are angles of fourth and first quadrants. तो फिर से एक बार समझते हैं इसको कि sin x का मतलब 1/2 अगर होता है तो साइन इनवर्स 1/2 का मतलब हो जाएगा x
का मतलब हो जाएगा x हो जाएगा, ठीक है ना। तो और इस चीज़ को, और ये होती है x होती है, ये कोई एंगल होना चाहिए क्योंकि मैंने यहाँ पे एंगल लिखा है इसको, और इसके मल्टीपल आंसर्स पॉसिबल हैं। तो मल्टीपल आंसर्स का जो पॉसिबिलिटी है उसको हटाने के लिए क्या किया गया, एक रेंज डिटरमाइन किया गया कि इस रेंज से ही हम इसका आंसर बोलेंगे, और इस रेंज को बोला जाता है प्रिंसिपल रेंज बोला जाता है इसको, प्रिंसिपल रेंज। प्रिंसिपल रेंज जो होता है वो डिफ़ॉल्ट रेंज होता है। अगर कोई भी रेंज अगर मेंशन नहीं है की गई है क्वेश्चन में, तो हम लोग प्रिंसिपल रेंज को डिफ़ॉल्ट रेंज मान के चलते हैं और आंसर जो है प्रिंसिपल रेंज से ही बताते हैं। तो ऐसे कितने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बन सकते हैं, जैसे साइन इन्वर्स एक्स बना, ठीक है ना, एफ ऑफ एक्स जैसे साइन इन्वर्स एक्स बना, वैसे ही एक फंक्शन कॉस इन्वर्स एक्स बन सकती है, एक फंक्शन टेन इन्वर्स एक्स एक फंक्शन बन सकती है, सेक इन्वर्स एक्स, कॉसेक इन्वर्स एक्स, और ऑब्वियसली कॉट इन्वर्स एक्स। तो बेसिकली ये जो हैं ये इतने ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स फंक्शंस हमको पढ़ने हैं। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं कि क्या हो रहा है इसमें। अगर मैं एक फंक्शन लिखता हूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, और मैं आपको पूछता हूँ ये 1 to 1 है या फिर मेनी टू 1 है, तो आपका आंसर क्या हो, क्योंकि ये एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। अब ये 1 to 1 है या मेनी टू 1 है, तो समझने वाली बात है कि इसमें हम लोग का, अगर मैं x के जगह में π/6 डालूंगा तब भी जो आंसर निकलेगा, 5π/6 डालूंगा तब भी वही आंसर निकलेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि f ऑफ π/6 इज इक्वल टू f ऑफ 5π/6। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, उसी तरीके से ये f ऑफ 13π/6 भी यही होगा, ठीक है ना। तो इसलिए ये जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, साइन एक्स, कॉस एक्स, ठीक है, ये इनकी वैल्यूज जो होती है बार बार रिपीट होती है। रिपीट होने की वजह से ये जो हैं ये सब मेनी टू 1 के कैटेगरी में आएंगे। और फिर मैंने ये भी बताया था कि मेनी टू 1 के जितने भी फंक्शंस होते हैं उनका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। और दूसरी बात, क्या ये ऑन टू है? अब मैंने तो 1 to 1 देख लिया, नहीं है। क्या ये ऑन टू है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स ऑन टू हो सकता है अगर हम उसके कोडोमेन को बना दें -1 to 1। कोई भी फंक्शन बाइजेक्टिव होने के लिए वो सिंपली डिपेंड करता है कोडोमेन और डोमेन के ऊपर। तो अगर हम कोडोमेन और डोमेन को हल्का से चेंज करेंगे तो हमारा फंक्शन जो है बाइजेक्टिव फंक्शन बन सकता है। तो अगर मैं कोडोमेन -1 to 1 बना दूं, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये ऑन टू फंक्शन बन जाएगा, क्योंकि साइन एक्स की जो वैल्यूज होती है वो हमेशा -1 से लेके 1 के बीच में ही रहती है, ठीक है। और 1 to 1 भी नहीं हो रहा था, लेकिन अगर मैं डोमेन को सिलेक्टिव डोमेन बना दूं, मतलब डोमेन पूरे रियल नंबर्स को डोमेन ना रखूं, ये तो अभी मैंने रियल नंबर से लिया था, पर डोमेन को मैं रियल नंबर ना रखूं और सिलेक्टिव डोमेन बना, -π/2 to π/2 कर दूंगा तब भी वो हो जाएगा 1 to 1। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, इसका डोमेन को, फिर से बोल रहा हूँ, इसका डोमेन को अगर मैं -π/2 से लेके π/2 रख दिया और इसका रेंज को मैं अगर माइनस रेंज ही लिख सकते हो या फिर कोडोमेन, बेसिकली कोडोमेन लिखना चाहिए था, कोडोमेन इज -1 से 1 कर दूंगा, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, ये क्या बन जाएगा, ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन बन जाएगा। देखो ये अकेला ही एक ऐसा डोमेन नहीं है जिसमें ये बाइजेक्टिव होगा। ये रेंज तो ठीक है, ये रेंज ठीक है, पर ये अकेला वो डोमेन नहीं है जिसमें ये बाइजेक्टिव होगा। इसके कई सारे डोमेन्स, इस तरह से मैं कई सारे डोमेन्स डिफाइन कर सकता हूँ जिसमें ये बाइजेक्टिव हो, लेकिन मैंने ये डोमेन इसलिए किया है क्योंकि इसी डोमेन के अंदर हम जितना भी इन्वर्स पढ़ते हैं इसी डोमेन के अंदर पढ़ते हैं। तो अगर मैं डोमेन -π/2 to π/2 कर दूं और रेंज अगर -1 से 1 कर दूं तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा। उसी तरीके से कॉस एक्स का भी मैं अगर डोमेन और रेंज को सिलेक्टिव बना दूं तो वो भी जो है बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा। और हमको पता है कि बाइजेक्टिव फंक्शन का इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करता है। तो देखो इसमें तो मैं अगर बोलूं कि एफ ऑफ एक्स
is equal to sin x such that f is from minus pi by 2 comma pi by 2 to minus 1 comma 1, then f of x is equal to sin x is a बाइजेक्टिव फंक्शन। और इस बाइजेक्टिव फंक्शन का जो इन्वर्स फंक्शन होता है, ठीक है, हर बाइजेक्टिव फंक्शन का एक इन्वर्स फंक्शन एग्जिस्ट करता है, और इस बाइजेक्टिव फंक्शन का जो इन्वर्स फंक्शन है उसको लिखा जाता है, उसको साइन इन्वर्स x लिखी जाती है। यहाँ पे जो इनपुट होती है, इनपुट एंगल होती है, आउटपुट वैल्यूज निकलती है। यहाँ पे इनपुट वैल्यूज होती है, आउटपुट एंगल निकलती है। मतलब ये जो आउटपुट है दिस इज बेसिकली ए एंगल। और यहाँ पे एफ इनवर्स जो होता है, एफ इनवर्स आपका -1 से लेके 1 2, मैं बताया था इनवर्स में क्या होता है, कोडोमेन और डोमेन का पोजीशन इंटरचेंज हो जाता है। तो ये इस तरीके से होता है, ठीक है। अगेन मैं बता दे रहा हूँ, एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स इज इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन। और डोमेन और कोडोमेन यही होगा, तभी ये इनवर्स इसका होगा। अगर मैं यहाँ पे कोडोमेन डोमेन को चेंज करूँगा, ठीक है, देन दिस फंक्शन इज नॉट ए इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन, दिस फंक्शन इज ए इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन ओनली इफ कोडोमेन एंड डोमेन आर डिस्क्राइब्ड इन दिस वे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग को समझ में आया कि साइन इनवर्स एक्स इज द इनवर्स फंक्शन ऑफ साइन एक्स। उसी तरीके से तो इसका हमको समझ में आ गया कि साइन इनवर्स एक्स का ये चीज़ अपना क्या हो गया, ये चीज़ इसका डोमेन हो गया और ये चीज़ इसका कोडोमेन हो गया। इसी तरीके से हम दूसरे इनवर्स फंक्शंस का भी डोमेन और कोडोमेन को देखते हैं। इसमें एक और ज़रूरी चीज़ है, ये जो मैंने बताया कोडोमेन, इसको प्रिंसिपल रेंज भी बोला जाता है, क्योंकि कोई भी बाइजेक्टिव फंक्शन में कोडोमेन रेंज के बराबर होता है, तो इसको प्रिंसिपल रेंज भी बोला जाता है। जैसे साइन इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल रेंज ये है, वैसे ही हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, हर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक प्रिंसिपल रेंज जो है डिफाइंड है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो है वो ये है कि आपको सारे 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के प्रिंसिपल रेंज को जानना पड़ेगा। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, देखो इसमें साइन इनवर्स एक्स का मैंने क्या बताया, साइन इनवर्स एक्स का मैंने बताया -π/2 से लेके π/2, और मैं इसको बोल सकता हूँ कि 4th क्वाड्रेंट और 1st क्वाड्रेंट, ठीक है। वैसे ही कॉस इनवर्स एक्स का, ठीक है ना, कॉस इनवर्स एक्स का ये देख लो, इसका होता है 0 to π। ये देखो, इसका मैंने 4th और 1st बताया था। सब चीज़ को थोड़ा सा विजुअल अंडरस्टैंडिंग लेने की कोशिश करो इसमें, ठीक है ना। और इसका जो है ये 1st और 2nd क्वाड्रेंट है, ठीक है। ये जो एंगल्स हैं ये 1st और 2nd क्वाड्रेंट के एंगल्स हैं। फिर कॉस के बाद tan इनवर्स एक्स, ठीक है ना। tan इनवर्स एक्स का अगेन यही चीज़ होती है tan इनवर्स एक्स का, लेकिन क्योंकि tan इनवर्स एक्स आपको पता होगा कि tan इनवर्स एक्स -π/2 और π/2 पे अनडिफाइंड हो जाती है, इसलिए ये ओपन ब्रैकेट में रहेगा। फिर tan के बाद cot इनवर्स एक्स, cot इनवर्स एक्स में ये अगेन 0 to π ओपन ब्रैकेट में रहेगा, क्योंकि cot इनवर्स जो है 0 और π में क्या होता है, अनडिफाइंड हो जाता है। फिर sec इनवर्स एक्स, sec इनवर्स एक्स में होगा ये 0 to π होगा, लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखना कि sec इनवर्स एक्स जो है वो π/2 पे, sec इनवर्स एक्स sec x जो है π/2 पे अनडिफाइंड हो जाता है, sec x π/2 पे, इसलिए इसमें से हम लोग π/2 को हटा दे रहे हैं, क्योंकि sec x π/2 पे अनडिफाइंड हो जाती है। और तो ये जो चीज़ है, जब हम sec x का डोमेन डिफाइन करते हैं तो π/2 उसमें नहीं होता, इसलिए sec इनवर्स x का रेंज से, या फिर कोडोमेन कुछ भी बोल दो, उससे π/2 हट जाएगा। नेक्स्ट cosec इनवर्स x में सिमिलरली अगर हम -π/2 to π/2 कर रहे हैं तो इसमें से क्या होता है, 0 हट जाती है। cosec x 0 में अनडिफाइंड होता है, इसलिए जब हम cosec इनवर्स x करेंगे तो उसका रेंज से 0 जो है हट जाएगा।
तो फिर से देखो मैं बोल दे रहा हूँ, ये जो चीज़ थी, ये सब चीज़ें जो हैं प्रिंसिपल रेंज इनको बोला जाता है, प्रिंसिपल रेंज बोला जाता है। मेन मुद्दे की बात जो आपको समझनी है वो ये समझनी है कि फोर्थ क्वाड्रेंट यहाँ से लेके यहाँ तक, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, यहाँ से लेके और यहाँ तक जितने भी एंगल्स हैं, ये एंगल्स यूज़ होते हैं साइन के लिए, कॉसेक के लिए और टेन के लिए। जो एक्सेप्शंस हैं, जैसे ये जो 0 डिग्री जो है कॉसेक के लिए यूज़ नहीं होता, ठीक है ना, रेंज में, और ये -π/2 10 के लिए यूज़ नहीं होता। तो ये सब तो एक्सेप्शंस बात की बात है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ ये दोनों चीज़ जो हैं साइन, कॉसेक और टेन के लिए यूज़ होती हैं। और ये जो एंगल्स हैं इतने, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपका फर्स्ट और ये आपका सेकंड, ये एंगल्स यूज़ होते हैं कॉस, सेक और कॉट के लिए। अब आगे देखते हैं क्या हो रहा है इसमें। अब हम लोग ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फंक्शंस थे, 6 फंक्शंस पढ़े थे, इनका सबका हम लोग अभी इनपुट देखेंगे, मतलब डोमेन क्या क्या हो सकता है वो देखेंगे। साइन इनवर्स एक्स के लिए तो मैंने जैसे बताया था, साइन इनवर्स एक्स के लिए जो डोमेन होती है वो डोमेन होती है -1 से लेके 1 तक, कोई भी नंबर उसमें जा सकती है, एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन अगर आप बोलोगे कि सर साइन इनवर्स 3/2, तो दिस डजेंट एग्जिस्ट, क्योंकि हमको पता है कि साइन का कोई भी साइन थीटा कभी भी 3/2 नहीं हो सकता, इसलिए वो तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। वैसे ही कॉस इनवर्स एक्स भी -1 से लेके 1 तक कुछ भी हो सकता है। टेन इनवर्स एक्स, ये -∞ से इन्फिनिटी आप कुछ भी पुट कर सकते हो इसमें। फिर कॉट इनवर्स एक्स, इसमें भी x के जगह में आप -∞ से इन्फिनिटी कुछ भी पुट कर सकते हो। और फिर सेक इनवर्स एक्स, हमको पता है कि सेक एक्स की वैल्यू जो है, सेक एक्स की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होती है या फिर लेस देन इक्वल टू -1 होती है। कॉसेक सेक एक्स का भी यही हाल है और कॉसेक एक्स का भी यही हाल है। तो इनकी वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होती है या फिर -1 से छोटी होती है। तो इसलिए सेक इनवर्स एक्स की जो डोमेन आएगी, जो ये जो वैल्यूज़ ले सकती हैं, ये वैल्यूज़ क्या क्या आएंगे, ये आपके R से सारे रियल नंबर हो सकते हैं। जैसे इसमें टेन इनवर्स एक्स में सारे रियल नंबर, इसमें भी सारे रियल नंबर, ठीक है ना। तो ये सिर्फ R लिखने से भी चलेगा। सेक इनवर्स एक्स में सारे रियल नंबर आ सकते हैं, लेकिन -1 से 1 के बीच में जो नंबर्स हैं वो कभी नहीं आएंगे। -1 आ सकता है, 1 भी आ सकता है, इसलिए मैंने -1 को नहीं हटाया, मैंने ओपन ब्रैकेट लगाया है, मतलब इसमें -1 शामिल नहीं है, 1 भी शामिल इसमें नहीं है। इसलिए रियल नंबर के अंदर -1 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, लेकिन ये -1 से 1 के बीच में जो नंबर्स हैं वो इसमें इस डोमेन में नहीं आएंगे। सिमिलरली कॉसेक इनवर्स एक्स का जब हम लिखेंगे तो सेम चीज़ होगा। कॉसेक इनवर्स एक्स का रियल नंबर से हम लोग क्या करेंगे, -1 और 1 को हटा देंगे। तो अभी हमने ये देख लिया कि ये इसके डोमेन है, ये सब इसके कोडोमेन बोल दो, रेंज बोल दो, एक ही बात है, कोडोमेन और रेंज बराबर होते हैं, क्योंकि हम लोग इसको बाइजेक्टिव फंक्शंस बना के अभी पढ़ रहे हैं। अब देखो इसमें अभी आम बात है, जब मैं साइन इनवर्स पॉजिटिव लूँगा, साइन इनवर्स पॉजिटिव लूँगा, तो यहाँ पे जब भी पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो सिंपल सी बात है कि ये साइन इनवर्स हो, कॉस इनवर्स हो, कोई भी चीज़ हो, चाहे कॉस इनवर्स हो, साइन इनवर्स हो, ये चीज़ आप नोट करते जाना अपने कॉपी में। साइन इनवर्स हो, कॉस इनवर्स हो, टेन इनवर्स हो, सेक इनवर्स हो, कुछ भी हो, अगर यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू है तो इसका आंसर हमेशा 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच में आएगा, या फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट का आंसर आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल आएगा, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि ये जो रिज़ल्ट आएगा वो 0 से लेके π/2 के बीच में रहेगा। मतलब इस क्वाड्रेंट, देखो एक चीज़ तो कॉमन है इसमें, ये वाली पार्ट तो कॉमन है, ठीक है। जो डिफरेंस आ रही है, कहीं ये तीनों में नेगेटिव के लिए ये वाला पार्ट यूज़ हो रहा है, ये तीनों में नेगेटिव के लिए ये वाला पार्ट यूज़ हो रहा है, ठीक है, बस वही डिफरेंस है। और जब हम साइन इनवर्स, ये सबके लिए कॉस सबके लिए 6 के 6 के लिए पॉजिटिव होगा तो 0 to 90 आएगा। लेकिन जब हम साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स करते हैं और नेगेटिव वैल्यू लेते हैं, तो इसका आंसर जो आती है, इसका आंसर -π/2 से लेके
0 के बीच में आता है, या फिर मैं बोल सकता हूँ ये आंसर 4th क्वाड्रेंट में आता है। ये सबको एक बार नोट कर लो, फिर हम लोग एग्जाम्पल्स करेंगे तो ज़्यादा डिटेल में समझ में आएगा कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा है। उसी तरीके से अगर मैं कॉस इन्वर्स, कॉट इन्वर्स और सेक इन्वर्स लूँगा और यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू लेता हूँ, ठीक है, नेगेटिव वैल्यूज़ लेता हूँ, तो इसकी जो एंगल आएगी वो एंगल सेकंड क्वाड्रेंट की एंगल आएगी, मतलब π/2 से लेके पाई के बीच की एंगल आएगी, सेकंड क्वाड्रेंट की एंगल आएगी। तो एक बार इन चीज़ों को नोट कर लो, फिर हम लोग इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे अभी। देखो एग्जांपल 1 पे आ जाओ, लिखा है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2। साइन इनवर्स 1/√2 निकालना है, तो ऑब्वियसली हमको ये देखना पड़ेगा कि ये पॉजिटिव है, तो इसका आंसर 0 से 90 के बीच में होना चाहिए, या फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट का आंसर होना चाहिए 0 to π/2। और ये 1/√2 कब होता है, हमको पता है कि साइन 45 डिग्री या फिर साइन π/4 जो होता है वो 1/√2 होता है, इसलिए साइन इनवर्स 1/√2 जो है वो आएगा π/4। एग्जाम्पल 2 में देखते हैं, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स -1/√3। ठीक है, तो कॉट इनवर्स -1/√3 है, तो ये एंगल जो है सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल होना चाहिए, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल होना चाहिए। सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल होने का मतलब है कि इसकी जो वैल्यू है वो π/2 से लेके पाई के बीच में होनी चाहिए। तो कॉट इनवर्स, अच्छा 1/√3, सिर्फ अगर हम देखें कौन से वैल्यू में 1/√3 होता है, तो कॉट 60 इज इक्वल टू 1/√3 होता है, ठीक है ना। तो कॉट 60 अगर 1/√3 होता है तो हम लोग बोल सकते हैं कि कॉट इनवर्स -1/√3 जो है वो पाई से 60 डिग्री कम करके मिलेगा। मैं आपको क्लास 11th में हम लोग पढ़े थे कि सेकंड क्वाड्रेंट्स के जो एंगल होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट्स के एंगल उनको π/θ लिखी जाती है, वेयर थीटा इज द एंगल ऑफ द फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट्स के एंगल को π-θ लिखी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो थीटा, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से देखें तो थीटा की वैल्यू अगर ये पॉजिटिव होता, तो अगर यहाँ पे माइनस नहीं होता प्लस होता तो हमारी थीटा की वैल्यू क्या होती, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री होती, ठीक है। जहाँ पे हम बोलते हैं कि कॉट 60 इज इक्वल टू 1/√3, तो उस हिसाब से जब हम कॉट इनवर्स -1/√3 निकालेंगे, ठीक है, जब भी हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल निकालेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल को निकालने के लिए हमेशा पाई से सब्ट्रैक्ट करना आप, ठीक है ना, पाई से हमेशा सब्ट्रैक्ट करना। कितना सब्ट्रैक्ट करूँगा, 60 डिग्री सब्ट्रैक्ट करूँगा, जो कि π/3 होता है। तो इसलिए इस बार जो आंसर आएगा 2π/3। देखो कुछ बच्चों को पता रहता है, ठीक है ना, कि कॉट 120 डिग्री -1/√3 होगा, लेकिन जिनको नहीं पता है कॉट 2π/3 -1/√3 होगा, जिनको नहीं पता है नेगेटिव का कैसे निकाला जाता है, तो नेगेटिव का निकालने का ये टेक्निक है। मैं कुछ क्वेश्चंस और करता हूँ नेगेटिव के लिए, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा नेगेटिव कैसे किया जाएगा। जैसे एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन क्या है वो भूल जाओ, लेकिन इस तरह से दिया हुआ है, मान लो cos इनवर्स -1/2, cos इनवर्स -1/2। अगेन जब ये क्वेश्चन कर रहे हैं हमको पता चल रहा है कि ये तो भाई cos है, तो इसका जब नेगेटिव अगर है तो ये कौन से क्वाड्रेंट को बिलोंग करना चाहिए, ये बिलोंग करना चाहिए सेकंड क्वाड्रेंट को। सेकंड क्वाड्रेंट को बिलोंग करने का मतलब है कि पहले अगर ये पॉजिटिव होता तो हम लोग उसके हिसाब से सोचेंगे, ये अगर पॉजिटिव होता तो क्या होता, तो उसके हिसाब से cos 60 होता है 1/2। cos 60 अगर 1/2 होता है तो cos इनवर्स -1/2 जो है उसमें भी अगेन क्या करेंगे, पाई माइनस फिर से 60 के लिए क्या लिखेंगे, π/3। तो इसका कैलकुलेशन जब होगा तो ये कैलकुलेशन में क्या आएगा, 2π/3। तो हमारा जो इसमें फाइनल आंसर है वो है 2π/3। एक और क्वेश्चन है, मान लो ये ऐसा है sec इनवर्स -2 है या फिर -√2। ये क्वेश्चन एक ऐसे ही मैं अपने तरफ से देख रहा हूँ, sec इनवर्स -√2। अगेन सेकंड क्वाड्रेंट को बिलोंग कर रही है, तो फिर से हम लोग सोचेंगे sec के कौन से एंगल में √2 वैल्यू आता है, तो sec का 45 डिग्री, π/4 में √2 वैल्यू आता है। तो उस हिसाब से हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे जो आंसर आएगा वो पाई माइनस π/4 आएगा, तो ये आएगा 3π/4। इस तरह से एक आध एग्जाम्पल और करते हैं। जैसे मान लो दिया हुआ है कि cosec इनवर्स -√2 दिया हुआ है, cosec इनवर्स
-√2। कॉसेक इनवर्स -√2 दिया तो सिंपली इसमें क्या करना, जब भी कॉसेक, बता दे रहा हूँ, जब भी कॉसेक, साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स और टेन इनवर्स, ठीक है ना, यहाँ पे अगर नेगेटिव वैल्यूज़ दी हुई हैं तो उसके लिए सिंपली क्या करना, नेगेटिव को बाहर ले जाना, तो माइनस कॉसेक इनवर्स √2 हो जाएगा। ये मैं बता रहा हूँ कॉसेक, साइन इनवर्स और टेन इनवर्स के लिए अगर नेगेटिव दी हुई है तो बाहर ले जाना उसको, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, कॉसेक, तो इसमें क्या करना है, सिंपली इसको कैलकुलेट कर लो, माइनस कॉसेक इनवर्स √2 कब होता है, ये चीज़ π/4 होती है, तो ये π/4 हो जाएगी, बात खत्म। उसी तरीके से जैसे मैंने बताया कि ये तीनों में आप सिंपली नेगेटिव को बाहर ले जाना, उसी तरीके से हमारा ये एक ग्रुप है, दूसरा ग्रुप किसका है, दूसरा ग्रुप है कॉस इनवर्स का, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स। तो इसमें अगर माइनस दिया हुआ है तो इसमें क्या करना, इसमें पाई माइनस लिख देना, पाई से कॉस इनवर्स एक्स, मतलब नेगेटिव साइन को अगर हटाओगे तो पाई माइनस हो जाता है इस तरह से, सॉरी ये सेक इनवर्स हो जाएगा। और ये चीज़ जो है, ये चीज़ हमने इस एग्जांपल में वैलिडेट किया, ठीक है। इसको आप कोई भी प्रॉपर्टी का नंबर दे सकते हो, बट दिस इज़ वन ऑफ द प्रॉपर्टीज़, क्योंकि अब जो है हम लोग जो अगला चीज़ पढ़ने वाले हैं, ये तो हमने देख लिया कि वैल्यूज़ कैसे निकलते हैं। अब जो हम लोग अगला चीज़ पढ़ने वाले हैं उसमें हम लोग प्रॉपर्टीज़ पढ़ने वाले हैं, प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, और उन प्रॉपर्टीज़ में ये एक खास प्रॉपर्टी है जिसको मैं थोड़ा सा और डिटेल में लिख दे रहा हूँ। कॉस इनवर्स माइनस एक्स अगर दिया होगा तो ये होगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स दिया होगा तो ये होगा पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, और कॉट इनवर्स माइनस एक्स दिया होगा तो ये भी पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। तो पॉजिटिव वैल्यूज़ लाने के लिए, अंदर अगर नेगेटिव वैल्यूज़ दी हैं तो पॉजिटिव वैल्यूज़ लाने के लिए ऐसा करते हैं, और इनका और ये तीनों का यहीं पे लिख दे रहा हूँ। अगर ये ऐसा दिया है तो सिंपली माइनस बाहर चला जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स माइनस बाहर चला जाएगा, सेक इनवर्स एक्स और माइनस बाहर चला जाएगा, टेन इनवर्स एक्स, इस तरह से होता है ये। तो ये प्रॉपर्टीज़ में आप इस चीज़ को एक बार नोट कर लो। ये चाहे आपके बुक में कोई भी नंबर का प्रॉपर्टी दिया रहे, पर इसको सबसे पहले जानने की चीज़ जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है, इसको लिख लो, इसके बाद और भी प्रॉपर्टीज़ करेंगे।